नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, जिसमें कि हम देखेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की थी और यूरोपियन के लिए किस तरह से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया भारत में। ये सारे चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुनर्जागरण के बारे में, जिससे अंग्रेजी में रिनेसेंस कहा जाता है। ये पुनर्जागरण जो है एक्चुअली में 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में चला था। ये एक तरह से सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति का एक आंदोलन था, जिसमें कि यूरोप में ये ऐसा आंदोलन चला, ये धार्मिक सांस्कृतिक वाला, जो कि उस समय में जितने भी यूरोपियन लोग थे वो लोग पुराने पद्धति को छोड़कर नए पद्धति यानी आधुनिकता की ओर चलना शुरू किया था। इसके तहत कई सारे विकास हुआ, यानी साइंस में डेवलप किया, लिटरेचर में यानी साहित्य में, धार्मिक स्थिति में, यानी कई सारे आंदोलन हुए। यानी पुनर्जागरण यानी पुराना जो उनका जो पहले का जो पद्धति था वो फिर से उसने उस चेतना को इस आंदोलन के जरिए वापस लाया, जिससे पूरे दुनिया, शुरुआत में तो इसका असर पूरे यूरोप में हुआ, यानी ये आंदोलन पूरे यूरोप में फैला, जिसमें कि नई नई तकनीकी का खोजना, उद्योग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, साहित्य के प्रति लोगों के रुझान बढ़ना, ये सारे चीज एक नई चेतना को जन्म दिया था। ये पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में फैल गया था। तो इस पीरियड यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच का जो ये टाइम है वो यूरोप में पुनर्जागरण का टाइम कहा जाता है। इसी पुनर्जागरण में क्या हुआ कि कई सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था, कई सारे यंत्र बन रहा था, यानी व्यापार की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था यूरोपियन लोग, तो दूसरे जगह सबको भेज रहा था। अपने अपने जो देश के जो नागरिक थे उनको बोला दूसरे देश जाओ और व्यापार की अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, समुद्री मार्ग से यात्रा करवाना, तो इस तरह से नए नए शिप जो है डेवलप करना। तो इसी के तहत क्या हुआ, इसी पुनर्जागरण टाइम में क्या हुआ कि पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं कराने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। यानी प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने ऐसा यंत्र बनाया जिससे कि समुद्री यात्रा को आसानी से कवर किया जा सकता था। अब इसी घड़ी में हम बात करते हैं कोलंबस के बारे में। कोलंबस एक स्पेन का व्यक्ति था, ये स्पेन का नागरिक था। अब ये औद्योगिक विकास के खोज में ये समुद्री मार्ग से भारत के खोज के लिए निकलने का फैसला करता है। तो इनके पास कई सारे पैसे इसमें चाहिए होता है, लेकिन इनके पास पैसे रुपए नहीं था। तो ये अपने विचार को लेकर पुर्तगाल के राजा के पास जाते हैं कि हम समुद्री मार्ग से किसी देश को खोजना चाहते हैं, समुद्री मार्ग को हम तलाशना चाहते हैं, इसलिए इस मिशन के लिए हमें आप कुछ खर्चा जो है वो वहन कीजिए। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इनकी बात सुनकर फिर मना कर देता है। फिर ये बाद में जाते हैं स्पेन के राजा के पास। तो स्पेन के राजा कोलंबस के बात को सुनता है और वो राजी हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का उनको आइडिया अच्छा लगा स्पेन के राजा को, फिर कोलंबस को हरी झंडी दे दी, बोला ठीक है आप इस मिशन पे जा सकते हो, आप तैयारी करो। इसी के साथ क्या होता है, कोलंबस जो है अब अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब 3 अगस्त 1492 को शुरू हुई कोलंबस की भारत खोज यात्रा। यानी 3 अगस्त 1492 ईस्वी को कोलंबस ने 3 जहाज सांता मारिया, पिंटा, नीना में 90 नाविकों के साथ भारत के खोज करने के लिए निकल जाता है। यानी इनके साथ 90 नाविक थे इनके ग्रुप में, और ये 3 जहाज सांता मारिया, नीना और पेंटा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांता मारिया,
पिंटा और नीना जहाज से कौन से समुद्री यात्री ने यात्रा किया था? तो कोलंबस ने किया था। अब कोलंबस यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब क्या होता है, जब कोलंबस अपने यात्रा पे निकलता है तो बहुत दिनों के बाद उनको आसमान में पक्षी दिखाई देने लगा और उसने जहाजों को उस दिशा में मोड़ने के लिए कहा जिस तरफ पक्षी जा रहे थे। लगातार आगे जाने पर उन्हें पेड़ के पत्ते और रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे, जिसका मतलब साफ था कि आगे कोई जमीन है। अब 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने जमीन पर पैर रखे तो वो समझ रहे थे कि वो भारत पहुंच चुके हैं, पर असल में वो एक कैरेबियाई द्वीप पर पहुंचे थे। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने कई अन्य द्वीपों की खोज कर लिए। उन सभी को मिलाकर उन्हें भारत का हिस्सा समझकर उसका नाम कोलंबस ने इंडीज रख दिया। 12 अक्टूबर को उन्होंने देखा कि आसमान में बहुत सारे पक्षी जा रहा है और वो समझ गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जमीन है, इस वजह से पक्षी जो है उड़ रही है। तो इस वजह से वो उसी तरफ अपना जहाज मोड़ा और जिस जगह वो पहुंचा वो एक द्वीप था जिसका नाम है कैरेबियाई द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबस ने कौन से द्वीप पहुंचा था? तो कैरेबियाई द्वीप। उसका क्या नाम रखा था? इंडीज। यानी वो समझ गया कि हम भारत ही पहुंच चुके हैं, लेकिन असल में वो भारत नहीं था। एक्चुअली था क्या, वो अमेरिका का जो द्वीप था कैरेबियाई, वहां पहुंच चुका था। यहाँ से यूरोप से वो स्पेन से आता है और इस तरह से कोलंबस जो है इस द्वीप पे पहुंच जाता है। तो ये अमेरिका का द्वीप है। ये नई चीज कोलंबस ने ये खोज किया था इस द्वीप को। इसी तरह कोलंबस ने कुल 4 यात्राएं किया वहां पे। जब वो द्वीप को ढूंढ लिया तो 4 बार यात्रा किया था। पहली यात्रा 1492 में, दूसरी यात्रा 13 दिसंबर 1493 को, तीसरी यात्रा 30 मई 98 को और चौथी यात्रा 11 मई 1502 में। यानी कुल 4 यात्राएं किया था कोलंबस ने। चौथी यात्रा के बाद कोलंबस 1504 ईस्वी में स्पेन वापस आ गया और फिर कभी अमेरिकी क्षेत्रों की तरफ नहीं गया। 20 मई 1506 को बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि उसे अपनी मौत तक भी यह बात पता नहीं चली कि उसने जिस क्षेत्रों को खोजा था वो भारत यानी इंडीज नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकलता है। सफर का दिन पुर्तगाल के शाही ज्योतिषियों ने बड़ी सावधानी से चुना था। गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकलते हैं। वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके साथ 4 जहाज और 170 से ज्यादा आदमी साथ चल रहे थे। यानी 170 नाविक थे और 4 जहाज इसके पास था। उन जहाज का नाम था सैन ग्रेबियल, साओ रफाइल और बेरियो। चौथा जो जहाज था उसका कोई नाम नहीं था, वह सिर्फ सामान ढोने के लिए था। यानी 3 जहाज सैन ग्रेबियल, साओ रफाल और बेरियो था। चौथा जहाज में सामान था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा हिंदुस्तान के तटीय शहर कालीकट पहुंच जाता है। तो जब वो चलता है, कब? 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से रवाना होता है वास्को डी गामा और 20 मई 1498 को वो भारत पहुंचता है। तो ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कबार पूछा जाता है कि कौन से दिन वास्को डी गामा ने भारत आया था। यानी 20 मई 1498 को अपनी यात्रा कब प्रारंभ किया था? 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया था। कितने नाविकों? 170 नाविकों के साथ। कितने जहाज थे? 4 जहाज थे। 3 का नाम इसमें दिया हुआ है, सैन ग्रेबियल, साओ रफाल
और बेरियो, और चौथा जहाज जो था वो सामान ढोने के लिए था, इस वजह से उसका कोई नाम नहीं था। वास्को डी गामा वह इतिहास का वह पहला व्यक्ति था जिसने भूमध्य सागर के बजाय अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका के किनारे से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचने का रास्ता खोजा था। यानी ये जो वास्को डी गामा जो था वो कोई भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था ही, पहले से भी ये लोग जानते थे। देखिए, पहले यूरोप और भारत के बीच व्यापार जमीन के रास्ते होता था। यूरोपीय व्यापारी तुर्किस्तान, यहाँ से तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान होते हुए भारत एंटर करता था। पर 1453 ईस्वी में इस सारे क्षेत्र में क्या होता है, तुर्कमानी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये क्या करते हैं तुर्कमानी शासक, ये यूरोपीय के लिए ये मार्ग बंद कर देते हैं। इस वजह से यूरोपियों का जो है व्यापार जो है जमीनी रास्ते अब बंद हो जाता है। तो अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से एक रास्ता इन्हें ढूंढना है। तो ये इसी वजह से रास्ता ढूंढना चाहा और अंततः वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को भारत पहुंच जाता है और ये रास्ता ढूंढ लेता है समुद्री मार्ग से। तो आप देख सकते हैं वास्को डी गामा 4 जहाज के साथ 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से रवाना होता है 170 नाविकों के साथ, 4 जहाज जिसके नाम आपने अभी देखा था। अब वास्को डी गामा का रूट क्या था, किस रूट से उसने भारत तक पहुंचा था, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ यूरोप का ये शहर है लिस्बन, और लिस्बन से यहाँ से होते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए यहाँ से ये निकल के इस तरह से ये पहुंच जाता है भारत। तो ये था वास्को डी गामा का रूट भारत पहुंचने का। यानी अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के रास्ते ये भारत पहुंच जाता है। अब क्या हुआ कि वास्को डी गामा जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में यात्रा जब करते हैं तो लगातार तो करते नहीं, कुछ कहीं पे अगर बंदरगाह मिल गया यानी कोई जगह मिल गया तो कोई रेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह अफ्रीका में वास्को डी गामा मिलिंदी बंदरगाह पहुंचा, वहां उनकी मुलाकात होती है। कई सारे व्यापारी लोग भी व्यापार करते हैं समुद्री रास्ते से, तो कई सारे अरब के व्यापारी थे और भारतीय व्यापारी थे। तो उसी दौरान वास्को डी गामा को एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था कानजी मालम, उनसे मुलाकात हुई। तो कानजी मालम क्या था कि वो भारत से अफ्रीका के लिए ये समुद्री यात्रा करते रहते थे व्यापार करने की वजह से। तो जब वास्को डी गामा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वास्को डी गामा ने बताया कि भारत कहाँ है, ये सारी चीज़ बातें हुई। तो कहा जाता है कि एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम है कानजी मालम, इन्होंने वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाया था, इन्होंने भारत का रास्ता दिखाया था और कालीकट बंदरगाह कानजी मालम ने लाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा को भारत आने का रास्ता दिखाया था। अब क्या होता है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंच जाते हैं कालीकट, केरल के कालीकट में, तो वहाँ के जो एक क्षेत्रीय राजा होता है जमेरियन, तो उसके द्वारा इनको सत्कार किया जाता है, स्वागत किया जाता है। अब ये वास्को डी गामा कालीकट पहुंच जाते हैं। अब वास्को डी गामा वहाँ के क्षेत्रीय राजा जो थे जमेरिन, उनसे मिलता है और वार्ता करता है व्यापार के लिए, लेकिन इसकी वार्ता उतनी सही नहीं होती है व्यापार के संबंध में। लेकिन फिर ये वहाँ पे कुछ दिन रहता है और वहाँ का स्थिति को देखता है, समझता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय भारत में किसका शासन था, यानी पावरफुल शासक कौन था। तो यानी उस समय दिल्ली सल्तनत, यानी उस समय दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था। तो उस समय जो दिल्ली का जो सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी, यानी 1489 से 1517 तक
सिकंदर लोदी का कार्यकाल था और दिल्ली सल्तनत लगभग में ख़त्म होने ही वाला था। उसके बाद यानी 1526 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है, फिर मुगल काल चलता है। तो यानी 1498 और उसके 28 साल बाद जो है मुगल काल आ जाता है। ये भी कई कबार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था? तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था। जब यहाँ पे वास्को डी गामा रहते हैं तो वहाँ से वहाँ के राजाओं से उनसी मुलाकात होती रहती है, तो फिर व्यापार के लिए थोड़ा सा ये हामी भरवा लेता है वास्को डी गामा। और अपने साथ कई सारे, उस समय क्या था कि मसाले की खेती बहुत ज़्यादा होती थी भारत में, और केरल में तो बहुत ज़्यादा होती ही थी। तो वास्को डी गामा क्या करते हैं, वहाँ से मसाले भर के ले जाते हैं, काली मिर्च, बहुत सारे चीज़ ले जाते हैं। तो और 2-3 महीने यहाँ रहते हैं। सारा उनका तो मेन मकसद व्यापार करना था। तो ये सारे चीज़ शिप पे, अपने जहाज पे भर के ले जाते हैं, और ले जाने के बाद कहा जाता है वास्को डी गामा को सारे खर्चे काट के 60 गुना मुनाफा हुआ था, बहुत ज़्यादा मुनाफा। यानी यूरोप में इस मसाले को जब बेचा था यहाँ से ले जाने के बाद, खरीदने के बाद, तो इसको 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा ने। तो यही कारण था कि अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला यहाँ आने को, क्योंकि उन्होंने देखा कि वास्को डी गामा ने इतना कमाया, तो कई सारे व्यापारी सब यहाँ आने शुरू कर दिए, और इनको देख के और यूरोपियन कंट्री यहाँ पे आना शुरू कर दिया। यानी अब यूरोपियों के लिए ये एक व्यापारिक मार्ग जो है वास्को डी गामा ने खोल दिया। अब धीरे धीरे कई यूरोपीय कंपनी जो है और यूरोपीय सरकार यहाँ पे अपना व्यापारिक साम्राज्य को स्थापित करते हैं और धीरे धीरे जो है भारत पे अधिकार करते हैं। आपको बता दूं, इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार और हिंदुस्तान आया था। तीसरी यात्रा के दौरान मलेरिया से हिंदुस्तान के कोच्चि में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। केरल के कोच्चि शहर के पास स्थित फोर्ट कोच्चि में एक चर्च में वास्को डी गामा का कब्र है। तो यानी वास्को डी गामा का जो मृत्यु हुआ था वो भारत में ही हुआ था, मलेरिया के वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही।